नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे जानिए अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है दुनिया के सामने खड़ा होने वाला एक संभावित खतरा। ये जो खतरा है ये पेंडेमिक के रूप में पूरी दुनिया के सामने आ सकता है। ये जो पेंडेमिक है ये G4EA-H1N1 वायरस के द्वारा पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। ये जो वायरस है ये इनिशियल स्टेज में अभी चाइना में देखा जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि ये वायरस इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये पेंडेमिक का रूप भी ले सकता है। तो क्या है ये वायरस, किस प्रकार से प्रभावित करता है, कैसे ये पेंडेमिक बन सकता है, विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए डिस्कस करते हैं। बात करते हैं साइंटिस्ट के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट की। रिपोर्ट में बताया गया है कि H1N1 वायरस का एक नया स्ट्रेन G4 जो है हाल फिलहाल में पिग्स में देखा जा रहा है। आप सभी को याद होगा कि H1N1 वायरस एक ऐसा वायरस है जिसने 2009 में ऑलरेडी पूरी दुनिया में स्वाइन फ्लू पेंडेमिक फैला दिया था। अब अगर मैं इस वायरस की बात करूं तो G4 वायरस की, तो ये जो वायरस है अभी चाइनीज पिग्स को इन्फेक्ट कर रहा है। पिग्स के मामले में चाइना पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन रखता है। साइंटिस्ट ने G4 वायरस को इन्फ्लुएंजा वायरस की कैटेगरी में डाला है और बोला है कि एक ऐसा वायरस है जो पेंडेमिक को भी ट्रिगर कर सकता है, यानी पूरी दुनिया के सामने एक नए प्रकार का पेंडेमिक भी आ सकता है यदि इसको समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया। G4 वायरस के जो जीन हैं बिल्कुल उस वायरस के जैसे हैं जो 2009 के फ्लू पेंडेमिक के दौरान सामने आया था, यानी H1N1 वायरस के जीन के जैसे ही G4 वायरस के भी जीन हैं। इसके रिगार्डिंग एक स्टडी पब्लिश हुई थी मंडे को यूएस साइंस जर्नल में यानी पैंस में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंसेज में। अब अगर मैं बात करूं रिसर्च की, तो एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी दोस्तों चाइना में पिग्स के ऊपर। ये 2011 से 2018 के टाइम में की गई थी और चाइना के 10 प्रोविंसेस में ये रिसर्च की गई थी। ये रिसर्च टोटल 30,000 पिग्स पे की गई थी, जिसमें से 29,000 ऐसे पिग्स थे जो स्लटर किए जा चुके थे। बाकी 1,000 पिग्स ऐसे थे जो फार्म्ड पिग्स थे, यानी जो जिंदा पिग्स थे। इनके जब सैंपल्स लिए गए यानी नेजल स्वैब्स लिए गए तो इन स्वैब्स में ये पता चला कि बहुत बड़ा नंबर रेस्पिरेटरी डिसीज को इंडिकेट करता है। उन सैंपल्स में से कुल 169 ऐसे सैंपल्स थे जिसमें स्वाइन फ्लू के लक्षण देखे गए और इनमें से भी बहुत बड़ा नंबर ऐसे सैंपल्स का था जिसमें G4 स्ट्रेन को आइडेंटिफाई किया गया था, यानी कि एक नए प्रकार का वायरस जो चाइना के पिग्स को इन्फेक्ट कर रहा था। इस बारे में साइंटिस्ट का क्या कहना है? साइंटिस्ट कहते हैं कि G4 स्ट्रेन जो है इतना कैपेबल है कि ह्यूमन टाइप रिसेप्टर्स में ये बाइंड कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे SARS-CoV-2 वायरस जो है ACE2 रिसेप्टर के अंदर बाइंड कर रहा है। अब ये क्या है, पहले इसको समझते हैं। ACE2 एक इस प्रकार का प्रोटीन है दोस्तों जो अलाउ करता है वायरस को कि वो वायरस आए और ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट कर दे। इसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 या ACE2 रिसेप्टर के नाम से भी जाना जाता है। रिसेप्टर इसलिए क्योंकि वायरस को ये इन्विटेशन देता है कि आप आइए और ह्यूमन सेल को अफेक्ट कर दीजिए। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कोरोना वायरस को स्पेसिफिकली एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि यदि व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण देखे जा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 से प्रभावित हो रहा है तो उसके प्रभावित होने में सबसे बड़ा रोल इस प्रोटीन का है। ठीक है, साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर ACE2 प्रॉब्लम की जड़ है, पेंडेमिक की जड़ है, तो पेंडेमिक को खत्म करने का सॉल्यूशन भी ACE2 में ही जरूर मिलेगा, यानी ये प्रॉब्लम भी है और सॉल्यूशन भी है। आगे अगर मैं इसी वायरस की बात करूं तो साइंटिस्ट का कहना है कि ये जो वायरस है अपने आप को कॉपी कर सकता है इन ह्यूमन एयरवे एपिथेलियल सेल्स में। अब एपिथेलियल सेल्स क्या होता है, एक बार इस पे भी नजर डाल लेते हैं। एपिथेलियल सेल्स आपकी स्किन के वो सेल्स होते हैं जो सरफेस पे आपको दिखते हैं, यानी अगर आप अपने हाथ को देखेंगे तो हाथ में जो सेल्स आपको दिखाई देता है यानी आपकी स्किन वो एपिथेलियल सेल्स से बनी हुई है। ये जो सेल्स हैं ये कम फ्रॉम सरफेस ऑफ योर बॉडी सच एज योर स्किन, ब्लड वेसल्स, यूरिनरी ट्रैक्ट और ऑर्गन्स, यानी कि कोई भी ऑर्गन है तो यदि उसका जो सबसे बाहरी लेयर होगी वो एपिथेलियल सेल कहलाती है। एपिथेलियल सेल क्या काम करती है? एपिथेलियल सेल एक बैरियर का काम करती है
बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और ये प्रोटेक्ट करती है आपके शरीर को वायरस से, यानी आपके जो शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं उनको बचाती है वायरस के प्रभाव से। तो ये है एपिथेलियल सेल जो आपके शरीर में एक शील्ड का काम करती है। अब एक सवाल ये आता है कि स्टडी जो है पिग्स के ऊपर ही क्यों की गई। तो दोस्तों आप सभी को पहले से मैं बता रही हूँ कि H1N1 का नया स्ट्रेन जो है G4 के रूप में देखने को मिल रहा है। पिग्स जो है ऐसा माना जाता है कि ये होस्ट होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के। ऐसे वायरस जो पैंडेमिक फैलाते हैं उन वायरस के होस्ट के रूप में पिग्स को देखा जाता है। सिस्टमैटिक सर्विलेंस ऑफ पिग्स, ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस का पिग्स के ऊपर सिस्टमैटिक सर्विलेंस किया गया है, इससे ये पता चलता है, इससे ये वार्निंग दी जा सकती है लोगों की कि ये जो वायरस है यदि इसने पिग्स को अफेक्ट कर दिया है तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो वायरस है इंसानों को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए स्टडी जो है पिग्स के ऊपर कंडक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन इस वायरस के बारे में ये अभी नहीं कहा जा सकता है कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड पिग के संपर्क में आ गया तो वो व्यक्ति तो संक्रमित हो सकता है, लेकिन व्यक्ति से व्यक्ति में ये ट्रांसमिशन जाता है, इसके बारे में अभी शोध होना बाकी है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। साइंटिस्ट का ये कहना है कि ई फॉर यूरेशियन एवियन लाइक वायरस जो H1N1 वायरस है, ये जो पिग्स में हमें देखने को मिल रहा है इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि हमें नहीं पता कि इंसान इससे कितना ज़्यादा खतरे में है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो वर्कर्स हैं जो स्वाइन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और इनको मॉनिटर करने की ज़रूरत है और ये अर्जेंट बेसिस पे किया जाना चाहिए, यानी प्रिकॉशंस अभी से लेने ज़रूरी है। अब अगर हम 2009 के स्वाइन फ्लू पैंडेमिक की बात करें तो दोस्तों 2009 में WHO ने टाइप ए H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस को एक पैंडेमिक घोषित कर दिया था। यह जो पैंडेमिक है इसमें 30,000 से ज़्यादा ग्लोबल केसेस देखने को मिले थे। एक रिसर्च है US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC, ये डिफाइन करता है स्वाइन फ्लू को एक ऐसा रेस्पिरेटरी डिसीज जो पिग्स में होता है और ये टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है, यानी कि स्वाइन फ्लू टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होने वाली रेस्पिरेटरी डिसीज है जो पिग्स को प्रभावित करती है। ये जो टाइप ए है ये जनरली आउटब्रेक का कारण बनता है पिग्स में इन्फ्लुएंजा के रूप में। इन्फ्लुएंजा वायरस कॉमनली सर्कुलेट इन स्वाइन आर कॉल्ड स्वाइन इन्फ्लुएंजा या फिर स्वाइन फ्लू वायरस। यदि कोई वायरस कॉमनली स्वाइन से स्वाइन में यानी पिग से पिग में सर्कुलेट होता है तो उस वायरस को स्वाइन इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू वायरस बोला जाता है। जैसे ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, जैसे इनके बहुत सारे टाइप्स और सब टाइप्स होते हैं, इसी प्रकार से स्वाइन फ्लू वायरस के भी बहुत सारे टाइप्स और सब टाइप्स होते हैं। स्वाइन फ्लू इज अ वायरस दैट पिग्स कैन गेट इन्फेक्टेड बाय, यानी ये एक ऐसा वायरस है जिससे पिग्स जो है इन्फेक्ट हो सकते हैं। वाइल ह्यूमन टिपिकली डू नॉट गेट इन्फेक्टेड बाय सच अ वायरस दैट सर्कुलेट्स अमंग पिग्स, व्हेन दे डू इट इज कॉल्ड वेरिएंट इन्फ्लुएंजा वायरस। जब तक ये वायरस स्वाइन में रहता है तो उसको स्वाइन फ्लू वायरस बोला जाता है। ऐसा जनरली देखा नहीं गया है कि ह्यूमन जो है इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाए, लेकिन यदि इंसानों में इस वायरस का प्रकोप आने लगता है तो इस वायरस को फिर वेरिएंट इन्फ्लुएंजा वायरस बोला जाता है। यानी जिस वायरस को पिग्स में स्वाइन फ्लू वायरस बोला जाता है उसी वायरस को इंसानों में वेरिएंट इन्फ्लुएंजा वायरस बोला जाता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अमंग वेरिएंट इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये लिमिटेड है, ये उतने बड़े लेवल पे नहीं होता है जितने बड़े लेवल पे हमें कोरोना वायरस देखने को मिल रहा है। एज पर द CDC मोस्ट कॉमनली ह्यूमन में गेट इन्फेक्टेड बाय सच वायरस ड्यू टू एक्सपोजर फ्रॉम इन्फेक्टेड पिग्स, यानी ह्यूमन टू ह्यूमन में ये ट्रांसमिशन अभी तक देखा नहीं गया है। इंसान ये तभी प्रभावित होते हैं इस वायरस से जब कोई इंसान इन्फेक्टेड पिग के संपर्क में आ जाए। तो जानवर के संपर्क में आने से ये वायरस इंसान को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इंसान से इंसान में ये वायरस ट्रैवल कर पाए अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है। द 2009 पैंडेमिक वॉज कॉज्ड बाय अ स्ट्रेन ऑफ द स्वाइन फ्लू कॉल्ड H1N1 वायरस। ये तो सभी को पता है, H1N1 वायरस की वजह से 2009 का पैंडेमिक हुआ था। ये जो वायरस था ये ह्यूमन टू ह्यूमन
ट्रांसमिट कर सकता था। अब अगर सिम्टम्स की बात करूं तो उस समय पे क्या सिम्टम्स देखने को मिले थे, तो फीवर था, कफ था, सोर थ्रोट था, बॉडी एक यानी शरीर में दर्द, हेड एक, चिल्स यानी ठंड लगना, फैटिग यानी थकावट। तो इस तरीके के ये सारे लक्षण जो कॉमन फ्लू में देखने को मिलते हैं, इसी प्रकार के लक्षण जो थे स्वाइन फ्लू में 2009 में देखने को मिले थे, जब ह्यूमन टू ह्यूमन ये वायरस ट्रांसमिट कर रहा था। आई होप दोस्तों आज के सेशन से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। एक और पैंडेमिक ना आ जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अपने आप को सुरक्षित रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।